हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे एक मतलब कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। एक तरह से समझे तो एक नया टॉपिक की लगभग जेबी गुप्ता बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने लगभग कंप्लीट वीडियो आपको दे दिया है। जेबी गुप्ता बुक में अब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का नंबर है, इसका सॉल्यूशन हम पूरे डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमें स्विच गियर यानी एसजीपी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए एसजीपी यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, ठीक है, उनको हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन यानी कि स्विच गियर मतलब कि वह सारे इक्विपमेंट जो कि हमारे सिस्टम को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उनको हम बोलते हैं स्विच गियर। जैसे कि रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं स्विच गियर के अंदर। ठीक है, तो हमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम था, हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। ठीक है, आपको पता है कि ये जैसे कोई पॉइंट है जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है, एक पॉइंट ये था जहाँ पे हमारी पावर क्या हो रही थी, यूज हो रही थी। तो इस बीच में हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब इस इक्विपमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता था। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, तो उससे क्या होता कि पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता। उसी सिस्टम से बचने के लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन को इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी हमें प्रोटेक्शन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने जो बिजली को जनरेट किया यानी जो पावर हमने जनरेट किया, अब उसको हमें यूज करना है। तो यूज करने के लिए हमें बीच में बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। अब उस इक्विपमेंट में किसी भी तरह का कोई फॉल्ट ना आए, उससे बचाने के लिए, ठीक है, यानी कि सिस्टम मान लो जल नहीं जाए, मान लो उसमें ट्रांसफार्मर लगा, अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं, उन सब पर कोई फॉल्ट आए तो वो सेफ बची रहे, ना कि वह ख़राब हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन को वरीयता दी। और आज के टाइम पे प्रोटेक्शन से बहुत ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिस्टम हमारा इतना बड़ा था कि उसमें हमको बहुत ही इक्विपमेंट लगे थे, उन्हें बचाने के लिए हमने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया। अब देखिए, प्रोटेक्शन आपने इस्तेमाल कर दिया सिस्टम को बचाने के लिए, लेकिन सिस्टम को आप बचाओगे फॉल्ट से। ठीक है, तो प्रोटेक्शन आप तब दोगे जब आपको पता हो कि सिस्टम में किस तरह के फॉल्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन आप कैसे दे दोगे, प्रोटेक्शन देने के लिए आपको फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए कि फॉल्ट क्या है और फॉल्ट आपका कैसे पैदा होता है। ठीक है, तो बेसिकली कि अब देखिए, फॉल्ट की अगर हम बात करें कि जब हम फॉल्ट पढ़ेंगे तो फॉल्ट का मतलब है कि कोई सिस्टम है, मान लीजिए वह हेल्दी वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी स्थिति अब कैसी हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब नॉर्मल यानी कि नॉर्मल ना रहे, उसमें करंट का बढ़ोतरी हो जाए, वो यानी कि उसमें जो सिस्टम था उसमें करंट मान लीजिए कि सही फ्लो हो रही थी, अब करंट अचानक उसमें बढ़ गई। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि उसमें अचानक वोल्टेज का इंक्रीमेंट हो गया, हो सकता है कि करंट का मान उसमें जीरो हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं एक फॉल्ट आपको पैदा कर रही हैं, यानी एक तरह का क्या है, ये फॉल्ट है। अब जब ये एक तरह का फॉल्ट है तो इस फॉल्ट को हम जानेंगे कि हमारे सिस्टम में इतने फॉल्ट होते हैं और उस फॉल्ट के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, प्रोटेक्शन सिस्टम का। कि हमारे पास मान लीजिए कि इस तरह का फॉल्ट हो रहा है तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए, उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो हमारा जो फॉल्ट है वो मेनली जो हमारा फॉल्ट होता है वो दो तरह का होता है। ठीक, एक हमारे पास होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। एक होता है असिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, असिमेट्रिकल फॉल्ट। याद रखिएगा कि फॉल्ट हमारे पास मेनली कितने प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट। अब देखिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब हो गया कि जिसमें तीनों फेज इन्वॉल्व हो, यानी ट्रिपल एल यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, और ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो जिसमें हमारे तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सा हमारा होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है।
असिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारे 3 फेज नहीं होते हैं, जैसे होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसी तरह करके मतलब हमारे पूरे सिस्टम में तीनों फेज जब इन्वॉल्व होंगे तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। जब हमारे 2 फेज इन्वॉल्व होंगे, 2 लाइन मतलब इन्वॉल्व होगी, लाइन टू ग्राउंड इन्वॉल्व होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होगा, अब उसमें तीनों फेज इन्वॉल्व है, तीनों के तीनों फेज हमारे इन्वॉल्व है। अगर हमारा तीनों फेज इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई भी चेंज होगा तो तीनों फेज में समान होगा, क्योंकि हम ट्रांसमिशन जो लाइन का करते हैं वो 3 फेज से करते हैं। तो जिसमें हमारा तीनों फेज इन्वॉल्व है, अगर किसी भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो उसमें हमारे कितने फेज इन्वॉल्व होंगे? तीनों फेज। यानी कि एक फेज की जो करंट इंक्रीज होगी उसी हिसाब से तीनों फेज की करंट इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा तीनों फेज इन्वॉल्व है और उसमें अगर करंट का इंक्रीमेंट हो रहा है तो तीनों में करंट आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तीनों में करंट आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन असिमेट्रिकल फॉल्ट में 3 फेज हमारे इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ 2 फेज इन्वॉल्व है या फिर 1 फेज 1 ग्राउंड इन्वॉल्व है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा जिस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो जिस लाइन से ग्राउंड फॉल्ट हुआ है उस लाइन में वोल्टेज का बढ़ जाएगा या फिर करंट बढ़ जाएगी, बाकी 2 फेज का वोल्टेज और करंट क्या रह जाएगा? नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए फॉल्ट अगर हम बात करें, फॉल्ट में हमारे पास 2 फॉल्ट है, एक सिमेट्रिकल है एक असिमेट्रिकल है। तो कभी आपसे अगर ये पूछा जाए कि पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमारे पास होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यानी एक नॉर्मल सिस्टम है और उसमें सबसे ज़्यादा अगर फॉल्ट कोई होगा तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट हो या फिर असिमेट्रिकल फॉल्ट हो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके फॉल्ट होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं। देखिए जैसे एक हो सकता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एक हो सकता है ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। एक हमारे पास होता है ग्राउंड फॉल्ट या फिर अर्थ फॉल्ट, जिसको आप कहते हो अर्थ फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारी पावर, सपोज ये जनरेशन है और ये आपका रिसीविंग एंड है, ठीक है, तो पावर हमारी इधर से जा रही थी, हो सकता है कोई फॉल्ट हो जाए कि पावर हमारी इधर से आने लगे। ठीक है, अब देखिए उसमें जैसे ये कोई पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, ये मान लीजिए यहाँ जनरेटर था, तो हो सकता है कि इस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर में भी फॉल्ट हो जाए। अभी बीच में हम जो पावर को ले जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, उसमें भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो फॉल्ट आपके किस तरह से हो सकते हैं? फॉल्ट आपके होंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकते हैं, ग्राउंड फॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, यही सारे फॉल्ट आपके मेनली होंगे सबसे ज़्यादा। तो एक चीज़ आप याद रखना कि पूरे सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट होगा यही होना है, जनरेटर में जो फॉल्ट होना यही सब होना है, आगे फीडर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी यही सारे फॉल्ट होने हैं। तो इन फॉल्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात की गई, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। ठीक है, अब अगर देखिए शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास सपोज एक लाइन है और एक लाइन दूसरी है। अब एक लाइन और ये दूसरी लाइन का एक दूसरे से टच हो जाना ही क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में कभी भी आपका सिंगल फेज इन्वॉल्व नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि एल टू जी फॉल्ट अगर आपके पास है तो इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के लिए आपके पास ज़रूरी है कि 2 तार आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 लाइन तार आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप शॉर्ट सर्किट कंडक्ट हो सकता है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि किन्हीं 2 तारों का मिल जाना, आपस में चिपक जाना, क्या है, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से कि शॉर्ट सर्किट अगर है तो करंट का मान जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, और वोल्टेज का मान जो होता है वो घटता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आप जब भी देखोगे तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में आपका करंट जो होती है वह बढ़ती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट जब भी होगा करंट आपकी क्या होगी? हाई होगी, और वोल्टेज आपका क्या होगा? जीरो के आसपास आएगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी अगर आपसे पूछे तो हमेशा आप बताना कि मेनली शॉर्ट सर्किट के लिए रेजिस्टेंस जो हम प्रीफर करते हैं वो कितना होता है? 0 ओम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किट
फॉल्ट से। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कभी भी मेनली एक फेज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए 2 फेज कंपलसरी है, होने ही चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा कि करंट आपकी बढ़ती है और वोल्टेज आपका क्या होता है, डाउन होता है। ओके, चलिए ये देखिए सब फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब इसके लिए हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे कि हम किस तरह से करें कि हमारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो तो उससे हम बच जाएं, ठीक है। हमारे सिस्टम में ओपन सर्किट हो तो हम उस चीज़ से बच जाएं, हमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास है कि ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। अब देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट में हम क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी तार है, ठीक है, सपोज एक तार है, इसका बीच से खुल जाना, जैसे ये तार था अब ये तार ऐसे हो गया, बीच से ही क्या हो गया, ये खुल गया, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। ओपन सर्किट फॉल्ट के लिए किसी एक फेज का होना भी जरूरी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसके लिए 2 फेज ही रिक्वायरमेंट है, 2 फेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप ओपन सर्किट फॉल्ट में एक फेज की ही जरूरत होगी और एक फेज से ही आप क्या कर सकते हो, मतलब कि इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ओपन सर्किट का मतलब कि किसी तार का टूट जाना ओपन सर्किट फॉल्ट है, किसी तार का अलग हो जाना ओपन सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। मतलब एक ही तार का टूट के अलग हो जाना क्या है, ओपन सर्किट फॉल्ट है। और ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है कि वोल्टेज आपका बढ़ता है और करंट का मान जो होता है वो 0 होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि वोल्टेज ओपन सर्किट फॉल्ट में मैक्सिमम मिलेगा और करंट आपको मिनिमम मिलेगा। वोल्टेज मैक्सिमम होने का मतलब कि जो रेटिंग या फिर जो सप्लाई आप लगाए हो उतना वोल्टेज मिलेगा, और करंट मिनिमम होने का मतलब क्या कि रेजिस्टेंस वो करंट 0 के आसपास होगी, और इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक वायर था टूट के कैसे हो गया, टूट के ग्राउंड से अटैच हो गया, ये कौन सा फॉल्ट हो गया, ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड फॉल्ट का मतलब कि कोई एक तार है टूट के ग्राउंड से अटैच हो गया तो उसको हम बोल देते हैं ग्राउंड फॉल्ट हो गया। किसी पेड़ की पत्ती से, मतलब पेड़ जो होता है डायरेक्टली मतलब कि अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि आपका लाइन है वो पेड़ से कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब वो अर्थ फॉल्ट हो गया, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट जिसको आप बोल दोगे कि एक अर्थ फॉल्ट की तरह बिहेव आपका करेगा। ओके, तो ग्राउंड फॉल्ट आपका क्या है, मेनली आपके शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट फॉल्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हमें प्रोटेक्शन पढ़ने की ज़रूरत पड़ी फॉल्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है, कि जैसे हमारा फॉल्ट होगा उसके अगेंस्ट हम क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्शन ई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फॉल्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता चल गया कि प्रोटेक्शन हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमको फॉल्ट के बारे में पता हो। भाई किसी चीज़ की दवाई आप तब करते हो जब आपके पास रोग का पता हो, यही तो जानते हो ना, दवाई आप तभी करते हो जब आपको रोग पता हो। तो प्रोटेक्शन आप तभी दोगे ना जब आपको फॉल्ट के बारे में पता होगा। तो फॉल्ट आप पहले पढ़ोगे, फॉल्ट के बाद आपके पास आएगा सिस्टम में प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर आएगा, रिले आएगा, फ्यूज आएगा, तमाम चीज़ें आएंगी, आइसोलेटर आएगा। इसी तरह से करते करते एमसीबी ये सब आएगा आपका, धीरे धीरे हम ये सब पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना जानते रहो कि प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले हमें फॉल्ट पढ़ेंगे, और फॉल्ट के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन। इसमें ये क्वेश्चन से लेके आगे तक की बहुत सी भी चीज़ें हैं जिसमें हमको पढ़ना है, तो आप याद रखिएगा। लेकिन अभी हम बस इतना जानते हैं कि प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले हमें फॉल्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सारे क्वेश्चन अभी आपको फॉल्ट से मिलेंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन से मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू। अब शॉर्ट सर्किट करंट आपकी किसके कारण होती है, सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट, ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट, ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड, एनी ऑफ दी एबव। अब देखिए शॉर्ट सर्किट आपका कब होता है, मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट सर्किट होने के लिए आपका, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट। अब देखिए शॉर्ट सर्किट करंट होने के लिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है आपका, इसमें भी शॉर्ट सर्किट होकर करंट आपका फ्लो हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 फेज आपका क्या हो गया कि शॉर्ट हो गया, फिर उसके बाद सिंगल फेज से आपका एक फेज क्या हो गया, अर्थ हो गया, तो उसको हम बोल देंगे सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट। या फिर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने के लिए आपकी फेज टू फेज फॉल्ट मतलब कि होंगे कि 2 फेज है, ये दोनों शॉर्ट हो गए आपस में, तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, ठीक है। ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट यानी 3 फेज जो हो कनेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद 3 मतलब कि अर्थ से जुड़ जाए,
तब भी आपको क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किट है, 3 फेज आपके शॉर्ट हो जाएं तब भी आपकी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी एनी ऑफ दी अबव। यानी शॉर्ट सर्किट करंट आपकी किसके कारण हो सकती है, तो सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट। अब देखिए सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, एक फेज है किसी चीज़ से शॉर्ट है, फिर वो क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट का फ्लो होना बनता है। फेज टू फेज फॉल्ट भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट के लिए, 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट हो सकता है, 3 फेज टू शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सब चीज़ें हो सकता है शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करवाने के लिए। और आपको पता है कि जब चीज़ें शॉर्ट सर्किटेड होती हैं तो करंट का मान जो होता है वो बढ़ता है और वोल्टेज का मान जो होता है वो घटता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट सीरियस मतलब कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बी, यानी ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, फायर, हैवी वोल्टेज ड्रॉप, नन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात की गई है, शॉर्ट सर्किट में आपको मैंने बताया कि करंट का मान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इससे क्या होगा कि आपको पता है कि आई स्क्वायर यानी जूल का नियम जो है आई स्क्वायर आर टी होता है। अगर करंट का मान बहुत बढ़ गया तो आई स्क्वायर आर टी बढ़ गया, और जूल का नियम बेसिकली इफेक्टेड होता है किससे, हीटिंग से। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, हीटिंग ज़्यादा होगी। यानी करंट का बढ़ने से आई स्क्वायर आर टी का मान बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर टी का मान बढ़ने से हीटिंग ज़्यादा होगी, और हीटिंग अगर ज़्यादा हो गई तो इससे आप क्या समझते हो कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या हो सकता है, वह फायर यानी कि आग लग जाएगी। वहाँ पे क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़? तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ए सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन सा आपका रिजल्ट है, सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट, ऑल 3 फेज टू अर्थ, 2 फेज टू अर्थ फॉल्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इसलिए बता दी ताकि आपको कन्फ्यूजन किसी भी तरह का ना रहे। बी है, तीनों के तीनों फेज हमारे 120 डिग्री पर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तीनों के तीनों फेज हमारे कितने डिग्री पर सेपरेट होते हैं, 120 डिग्री पर सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जब आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा तो जैसे सपोज इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके इतना बढ़ गया तो उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी बढ़ेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी बढ़ेगा। यानी तीनों का मैग्नीट्यूड लगभग आपका कितना बढ़ेगा, सेम होगा, सेम बढ़ेगा, और इनके बीच में किसी भी प्रकार का मतलब कि जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। मतलब फॉल्ट तो होगा लेकिन कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब क्यों, क्योंकि तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं किस में, सिमेट्रिकल फॉल्ट में। सिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों के तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं, तो जो फॉल्ट होता है वो तीनों में होता है। तीनों में जब फॉल्ट होता है तो तीनों की वैल्यू सेम बढ़ती है घटती है, जो भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वह किस में होता है, ऑल 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट, ऑल 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट। ठीक है, बाकी ये जितने भी एग्जांपल है, सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, फेज टू फेज, 2 फेज टू अर्थ फॉल्ट, ये सारे सारे किसके हैं, असिमेट्रिकल के हैं। किसके हैं, असिमेट्रिकल फॉल्ट के हैं। ठीक है, असिमेट्रिकल फॉल्ट की अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे 3 फेज है, ठीक, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। ठीक, ये पहले सपोज 120 डिग्री सेपरेट थे। अब मान लीजिए आपका सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो गया। सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट होने का मतलब कि एक फेज आपका अर्थ हो गया। ठीक है, एक फेज अर्थ हो गया तो सिर्फ एक फेज पे वही इफेक्ट पड़ेगा, बाकी 2 फेज जो होंगे वो रिमेन मतलब वही रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि किसी फेज में वोल्टेज का बढ़ जाना हो जाता है। जब भी हम मतलब कि असिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ते हैं तो किसी फेज में करंट बढ़ जाती है, किसी फेज में कुछ ना कुछ आपका बढ़ जाता है, तो आपकी यही सब चीज़ें बच जाती हैं आपकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है आपका असिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कि विच पोर्शन ऑफ ए ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट, यानी कौन सा पोर्शन आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा मतलब कि मोर प्रोन टू फॉल्ट, सबसे
आपका कम कौन सा फॉल्ट होता है, ठीक है, सबसे कम। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 कि सबसे क्वेश्चन क्या है, विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर प्रोन टू फॉल्ट, यानी मोर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका फॉल्ट होता है, अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में, ओवरहेड लाइन में, अंडरग्राउंड लाइन में, किस में आपका होता है। तो अगर हम बात करें कि देखिए ये आपका जैसे जनरेटर है, यहाँ बिजली जनरेट हुई, फिर ये ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हम यहाँ पे भेजेंगे, फिर ये हमारी यूज होगी। तो बीच में हमारी सबसे ज़्यादा क्या होती, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में होगा आपका, तो आप आसानी से कह सकते हो ओवरहेड लाइन में। तो सबसे ज़्यादा मोर प्रोन टू फॉल्ट कहाँ पे होगा, आपका ट्रांसमिशन लाइन में होगा, और कहीं नहीं होगा, यहीं पे सबसे ज़्यादा फॉल्ट आपका होगा, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो कि 50% से ज़्यादा फॉल्ट आपके कहाँ पे होते हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, फीडर में, इन सब में थोड़ा थोड़ा मतलब होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके होते हैं ट्रांसमिशन लाइन यानी ओवरहेड लाइन में, ओके। चलिए उसके बाद विच पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्ट, सबसे लीस्ट यानी सबसे कम किस में होता है, ठीक है, सबसे कम। तो सबसे कम आपको पता है कि ये जनरेटर है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन हमने भेज दिया, ये आपका फीडर है। तो जनरेटर है, यहाँ पे सबसे कम आपका फॉल्ट होगा, यानी अल्टरनेटर, जनरेटर नहीं होता यहाँ पे, क्या होगा, अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में आपके सबसे कम फॉल्ट होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटर में सबसे कम फॉल्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा ओवरहेड लाइन में, सबसे कम अल्टरनेटर में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड्स अपॉन, तो जो मैग्नीट्यूड है फॉल्ट करंट की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टोटल इम्पीडेंस अप टू फॉल्ट, वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, लोड करंट बीइंग सप्लाइड बिफोर ओवर करंट ऑफ फॉल्ट, बोथ ए एंड बी। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉल्ट करंट, तो जो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड है वह किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड का जो डिपेंड मतलब कि मैग्नीट्यूड जो फॉल्ट करंट का वो डिपेंड करता है बेसिकली कि वोल्टेज क्या है, जहाँ पे जैसे सपोज मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ कि ये जैसे कि लाइन है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है,
जनरेटर, यानी अल्टरनेटर के टर्मिनल पे हो रहा है, तो द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम फॉर ए 3 फेज फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, 3 फेज टू फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करंट मतलब कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि द फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनाइजर, द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम फॉर ए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो फॉल्ट करंट आपकी मैक्सिमम तब होगी जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। शॉर्ट सर्किट करंट जो होगी आउट ऑफ फेज होगी लोड करंट से, ठीक है। तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसका कारण है, क्या कारण, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सही आपका कौन सा होगा, बी तो आपको दिखने की आउट ऑफ फेज से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी एलोन मतलब एक एलोन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है लोड करंट से, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ओके। चलिए इसके लिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द पर यूनिट इम्पीडेंस इज ए 3 फेज सिस्टम इज, 3 फेज सिस्टम में हम पर यूनिट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट सिस्टम हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए पर यूनिट सिस्टम हम इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे आपका ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए प्राइमरी जेडपीयू अलग होता है, सेकेंडरी का जैसे कि इसका जो रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस है वो अलग है, इसका इम्पीडेंस अलग है, तो पर यूनिट से क्या होगा कि इधर का भी इम्पीडेंस सेम हो जाएगा और इधर का भी इम्पीडेंस सेम हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है। पर यूनिट मतलब कोई भी चीज़ पर यूनिट पढ़ने से आपका क्या होगा कि मतलब कि एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक। देखिए पर यूनिट का मतलब कि पर यूनिट सिस्टम जो हम पढ़ते हैं तो इसका जो मतलब कि हम लिखते हैं वो लिखते हैं एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि पर यूनिट का जो मतलब कि आंसर होता है, यानी कि पर यूनिट जो आपका फॉर्मूला होता है वह होता है एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए कि 3 फेज में यानी पर यूनिट इम्पीडेंस आपका जेडपीयू है, तो जेडपीयू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल इम्पीडेंस अपान बेस इम्पीडेंस, ठीक है, एक्चुअल इम्पीडेंस अपान बेस इम्पीडेंस, यही होगा, ओके। लेकिन पर यूनिट अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज़ मेरे को बताओ
कि जैसे जेड पी यू है, थोड़ा सा आप समझो कि इसमें हम कैसे लाएंगे इसको, ध्यान से समझो कि जेड पी यू है आपका। जेड पी यू का मतलब क्या है कि एक्चुअल में बेस केवीए आप ऐसे पढ़ते हो, बेस केवीए बटे, क्योंकि अगर हम बात करें तो बेस केवीए अपान बेस करंट, यही होती है बेस करंट। ठीक है, निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं कि पर यूनिट इम्पीडेंस अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे। देखो बेस केवीए का मतलब क्या, केवीए बटे करंट बराबर होता है जेड पी यू, हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, यही हम पढ़ते हैं कि बेस केवीए अपान केवी नहीं होता, केवी होता है सिर्फ। या फिर आप एक चीज समझ सकते हो कि जेड बराबर क्या होता है, वी बटे आई होता है। तो इसको हम मान लिए कि बेस केवी अपान बेस करंट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप ये चीज़ें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि जेड बराबर वी बटे आई होता है, तो वी के लिए हम बेस केवी अपान बेस करंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए, अगर केवी की बात की गई है तो केवी आप लिखोगे तब जब आपका मल्टीप्लाई होगा किससे, 1000 से। मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ये लिख सकते हो। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखिए, अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेस केवीए का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि ये केवी बेस है, ठीक है, गुणे 1000 ये आपको दिया है, बटे बेस करंट का मतलब क्या कि बेस केवीए बटे बेस केवी, यही तो हो सकता है। बेस केवीए बटे बेस केवी, ऐसे लिख सकते हो ना कि जैसे देखो करंट आई बराबर क्या होता है, केवीए बटे केवी, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो क्योंकि आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हो। तो जो पावर आपको दिया है केवीए की और बटे वोल्टेज, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो बेस करंट है, उस बेस करंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बेस केवीए बटे बेस केवीए बटे बेस केवी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, बेस केवीए बटे बेस केवी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें आपको क्या समझना है। अब देखिए आप क्या कर सकते हो कि केवी गुणे, ठीक है, केवी गुणे, अब चलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इतनी पे हम इसको मतलब इतनी चीज़ें याद कर लो, इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, तो इसके आगे हम जैसे लिखेंगे तो जेड पी यू बराबर आपको क्या मिला, के वी बी गुणे 1000, यही मिला था, अपान के वी ए अपान के वी बी बेस। ठीक है, ये भी बेस था। तो अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके बटे कुछ नहीं तो एक, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो के वी बी जो होगा गुणा होगा किससे, के वी बी से, तो हो जाएगा ये के वी बी का स्क्वायर गुणे 1000 अपान के वी ए बेस, यही होगा। इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। तो यहाँ से आपको मिला कि क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो के वी का स्क्वायर गुणे 1000 अपान के वी ए पी, यही तो हो गया ना। क्या हो गया, के वी बी गुणे 1000 अपान के वी ए, इतनी चीज़ें हो गई। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो ये दिया है ऑप्शन में इतनी चीज़ नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अब इसको अब और हम क्या करेंगे, अब और हमें करने पड़ ले कि जेड पी यू बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। ठीक है, अब जेड पी यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जेड एक्चुअल अपान जेड बेस बराबर आपको क्या मिला कि के वी बी का स्क्वायर गुणे 1000 अपान के वी ए का बेस, यही तो मिला। इतनी चीज़ें मिली ना, जेड पी यू बराबर हमने इतना लिखा था। अब देखिए जेड एक्चुअल बराबर क्या होगा, जेड बेस, तो जेड बेस यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी जेड ओम हो जाएगा आपके पास। अब देखिए केवी का स्क्वायर, तो केवी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जेड बेस पूछा है कि पर यूनिट इम्पीडेंस इन 3 फेज सिस्टम इज, 3 फेज सिस्टम में पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगा, यानी कि आपका जेड बेस क्या होगा। ठीक है, जेड बेस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जेड बेस का गुणा इधर करो, ये इधर करो। ठीक है, तो जेड बेस बराबर आपका क्या होगा, जेड बी बराबर, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो, जेड एक्चुअल गुणे के वी ए बी अपान के वी
स्क्वायर गुणे 1000। तो देखिए जेड पी यू बराबर आपका क्या होगा, जेड ओम गुणे, ठीक है, गुणे के वी ए का बेस गुणे के वी बी का स्क्वायर गुणे 1000, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1000 ये नीचे है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप देखो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, ध्यान समझना, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक केवीए आपका क्या बन जाएगा, एमवीए में। ठीक है, केवीए आपका किस में बन जाएगा, एमवीए में, और आपका जेड ओ में है ही केवीए भी। ठीक है, आप समझ सकते हो केवीए भी, या फिर ये नहीं है तो फिर जैसे ही हम ये हटा देंगे 1000 हटाएंगे तो हमारा ऊपर एमवीए हो जाएगा। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही तरीके से सॉल्व कीजिएगा। मैं हो सकता है कि इसमें मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं उसको कॉपी पेन पे आपको लिख के बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, बस आप याद रखिएगा कि पर यूनिट इम्पीडेंस जेड पी यू बराबर जो होता है वो जेड ओम होता है गुणे एम बी ए अपन के वी बी का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एक बुक पर बहुत ही अच्छे, यानी एक कॉपी पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर समझा सकूं इसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेड पी यू ओल्ड इज द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑन द पावर बेस एस बी ओल्ड एंड वोल्टेज बेस बी वी ओल्ड। व्हाट would be the per unit impedance on the new power base SB new and voltage base VB new। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास जैसे सब चीज़ें क्या थी कि आपके पास पहले कुछ चीज़ें ओल्ड थी, फिर आपने उसमें नया बेस वैल्यू सब चीज़ें नई नई ला के डाल दिया। जब हर चीज़ आप नई नई ला के डाल दे रहे हो तो फिर आपके पास क्या चीज़ बचेगी। ठीक है, यही चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम जेड पी यू न्यू निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपका ट्राई करूंगा कि इसको आप याद रखिएगा। बाकी कॉपी पेन जब भी मैं लाऊंगा तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो जेड पी यू न्यू जब भी हम निकालते हैं तो हमारे पास जेड पी यू न्यू बराबर होता है जेड पी यू ओल्ड एस बी न्यू अपन एस बी ओल्ड वी बी ओल्ड अपन वी बी न्यू का होल स्क्वायर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको आप रखिएगा याद, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्लीज़ आप याद रखिएगा। मैं आपको ट्राई करूँगा कि किसी न किसी तरीके से ये दो चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ओके, चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन जो छोड़े थे हम, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। देखिए ये हमारे पास था सिस्टम था कि फॉर द पावर सिस्टम सोन इन फिगर बिलो स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट आर द फॉलोइंग। यानी ये सारे कंपोनेंट दिए थे कि एक G1 था, एक G2 था, एक T1 था, एक T2 था और ये लाइन थी हमारे पास। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है कि इतनी चीज़ें आपको दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि G1 था जनरेटर, ये T1 ट्रांसफार्मर 1 था, ये ट्रांसफार्मर 2 था, ये लाइन थी आपकी, और ये आपका क्या था, ये आपका जनरेटर दूसरा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप क्या देखोगे कि ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि चूज 25 kV एज बेस वोल्टेज एट द जनरेटर G1 एंड द 200 MVA एज द MVA बेस द इम्पिडेंस डायग्राम इज। अब सबका आपको निकालना है इम्पिडेंस, जितने भी चीज़ें हैं सबका इम्पिडेंस ही निकाल के बताना है कि किसका इम्पिडेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फिगर आपका ऐसे ही बना है, बस सबका इम्पिडेंस आपको पूछ दिया है। जैसे ये फिगर आपका है, ये फिगर ऐसे जोड़ दिया है, यहाँ पे कितना इम्पिडेंस होगा, यहाँ पे कितना होगा, इस लाइन 1 का कितना होगा, इसका कितना इम्पिडेंस होगा, इसका कितना इम्पिडेंस होगा, यही बना के फिगर में आपको शो कर देना है। बस इतना ही करना है इसका काम। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ आपको दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा कि 25 kV जो है आपको बेस दिया है और 200 बेस MVA आपको दिया है। ये चीज़ याद रखिए, 25 kV आपको क्या दिया है, ठीक, इतनी चीज़ आपको दी हुई है। तो हम करेंगे अब इसका सॉल्यूशन। देखिए ये आप याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको दी है। 25 kV बेस यानी वोल्टेज VV ये दिया है और ये SB आपको दिया है। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो आपका बेस यानी वीबी आपको दिया है वो दिया है 25 केवी, और उसके बाद एसबी आपको दिया है 200 MVA, 200 MVA आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले G1 का हम निकालेंगे XPU न्यू। ठीक है, जी मतलब कि G1 यानी जनरेटर 1 का XPU न्यू निकालेंगे हम। तो XPU न्यू, तो फॉर्मूला आपको याद है, मैंने आपको अभी बताया कि ZPU न्यू बराबर होता है ZPU ओल्ड MVA यानी SB न्यू अपान SB ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपान KV न्यू का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से XPU न्यू जब हम भी निकालेंगे, ठीक है, XP न्यू आपसे पूछा है, क्योंकि इसमें देखिए XP न्यू का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला जो होगा XP ओल्ड होगा, फॉर्मूला पे ही रख रहे हैं बस, XP ओल्ड गुणे SB, ठीक है, SB न्यू अपान SB ओल्ड गुणे VB ओल्ड अपान VB न्यू का होल स्क्वायर, यही तो होगा। XPU न्यू बराबर जो फॉर्मूला होगा XPU ओल्ड गुणे SB न्यू अपान SB ओल्ड गुणे VB ओल्ड अपान VB न्यू। अब देखिए बेस आपको क्या दिया है, बेस तो XPU आपको कितना दिया 9%, 9% का मतलब कितना कि 0.09, यही तो होगा, गुणे गुणे आपको SB न्यू कितना दिया है, SB न्यू आपको दिया है, जो बेस आपको न्यू में दिया है वो आपको दिया था 200, लेकिन जनरेटर का कितना दिया है 100, ये ओल्ड हो गया, न्यू आपको वहाँ पे दिया था। ठीक है, देखिए अभी हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए फिर उसके बाद गुणे VB ओल्ड आपको कितना दिया है 25 KVA, कितना दिया है 25 KVA, तो आपका VB न्यू और VB ओल्ड दोनों 25 KVA दिया है, तो VB न्यू VB ओल्ड कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 100 से आपका 200 कटेगा तो 2 बार जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 0.18, ठीक है। अगर हम बात करें कि 0. ये जे 0 पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि यक्स जो दिया है 9% दिया है, तो जे 0.09 होगा, जे 0.09 होगा, तो ये आपका हो जाएगा जे 0.18 PU। तो आपका जो यक्स PU न्यू आ गया वो कितना आ गया, जे 0.18 PU आ गया है, ये आपका आ गया है यक्स PU न्यू आ गया है। ठीक, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो G2 भी आपको उतना ही दिया है, 9% ही दिया है, तो सिमिलरली आप निकालेंगे तो XPU न्यू G2 के लिए, ठीक है, यानी जनरेटर 2 के लिए तब भी आपका कितना आएगा, जे 0.18 ही आएगा, ठीक है, PU, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है, तो उसके लिए दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब चलिए ट्रांसफार्मर 1 के लिए हम निकालते हैं, तो ट्रांसफार्मर 1 के लिए जैसे ही आप निकालोगे T1 के लिए, ठीक है, T1 के लिए आप देखिए कि 25 KV आपको दिया है अपान 220 KV 90 MVA, और यक्स जो दिया है वो कितना परसेंट दिया है 12% आपको दिया है। ठीक है, तो यक्स अगर आपको 12% दिया है तो 25 KV 220 KV दिया है, तो जैसे ही आप निकालेंगे T1 के लिए तो हमारे पास जो होगा XPU न्यू, अब आपको कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, डायरेक्ट आप निकालो ना बस, कि क्या करना है आपको, ये 12% दिया है तो 0.12 जे 0.12 गुणे SB न्यू अपान SB ओल्ड, SB न्यू आपको कितना दिया है 200, ठीक है, वो जो भी न्यू हम पढ़े थे, ठीक है, 25 KVA बेस था और 25 मतलब 200 MVA बेस था, वही वो जो 200 था वो, और 90 आपका ये दिया है, ये वोल्ट वैल्यू दी हुई है, गुणे ये 90 MVA दिया है और वहाँ पे 25 MVA था, तो वोल्ट कितना है 90 MVA गुणे 25, इनका कर देंगे हम स्क्वायर, इनका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अच्छा सॉरी 25 केवी जो आपका दिया वो 25 ही दिया है, तो 25 यहाँ भी होगा, तो 25 से फिर कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर ये सब हम जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना, आप जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका T1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो जे
0.27 आएगी, जे 0.27 PU आएगी, निकाल लेना। ठीक है, बहुत आसान है, सब चीज़ें आपको पता है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका T1 जो निकल के आया वो कितना आ गया, जे 0.27 PU आ गया। ठीक, अब उसी तरह से T2 भी आपको दिया है, तो T2 की भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जे 0.27 PU, 0.27 PU आ गई आपकी। चलिए T2 भी निकल गया। अब हम निकालेंगे लाइन के लिए, लाइन 1 जो है, तो इसके लिए 220 kV आपको दिया है और x का मान 150 ओम आपको दे रखा है। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हम XPU न्यू निकालते हैं वो क्या होता है, x लोड गुड़े MVA बेस अपॉन MVA एक्चुअल। ठीक है, या फिर केवी का स्क्वायर। ये हमने देखो अभी हमने निकाला था ये फॉर्मूला जब हम देखे थे। ठीक है, तो इसके लिए हम बस ये निकालेंगे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपका एक्स जो दिया है 150 ओम दिया है और लाइन 1 220 kV आपको दे रखा है। ठीक है, तो एक्स पी जब भी हम निकालेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो एक्सएल यानी कि जो लोड इम्पिडेंस दिया है MVA अपान MV का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक्स पी निकालेंगे तो आपका जो है ये 150 यानी जे 150 जे होगा गुड़े MVA आपको दिया है 200 अपान 220 kVA का स्क्वायर, तो 220 गुड़े 220। ठीक है, जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जे 0.62 आपको मिल जाएगा, जे 0.62 PU। ठीक है, तो सबकी वैल्यू निकल गई। अब देखिए ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, सारे के सारे फिगर आपको दिए हुए हैं। अब इस फिगर में आपको पता है कि कितना कितना निकला है। G1 की वैल्यू 0.18, इसकी 0.18, इसकी 0.27 निकला है और ट्रांसमिशन लाइन की जो वैल्यू निकली है वो 0.62 निकली है। ठीक है, तो 0.62, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फिगर आपको याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, तो अब आपको इन सब क्वेश्चनों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि कितना होगा। देखिए द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 kVA बेस वोल्टेजेस। तो पर यूनिट वैल्यू होगी, मान लीजिए कि 4 ओम उसका जो दिया है वो वैल्यू दी रखी थी और MVA आपको कितना दे रखा था 100 MVA और बेस आपको कितना दिया है 10 kVA, वो 10 किलो वोल्ट दे रखा है। तो आपको करना क्या है कि RPU निकालना है। RPU बराबर R ओम होगा गुड़े, ठीक है, MVA गुड़े MVA बटे KV का स्क्वायर, यही होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इस पे बहुत ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आर ओम आपको दिया है 4 गुड़े MVA आपको दिया 100, ठीक 100 दिया सॉरी, ठीक है 100 अपान KV का स्क्वायर, KV मतलब 10 का स्क्वायर यानी 100, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 4 PU आ जाएगा, 4 PU। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका सॉल्यूशन आप जरूर करके मेरे को बताइएगा कि कैसे करेंगे। देखो इसको आप कैसे करोगे, ZPU ओल्ड बराबर यानी ZPU न्यू बराबर ZPU ओल्ड गुड़े MVA अपान MVA ओल्ड बराबर KV ओल्ड अपान KV न्यू का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कठिन नहीं है। देखिए अगर हमें निकालना होगा ZPU न्यू, सपोज ZPU ओल्ड आपको कितना दिया है, ये दिया है आपको 0.9, हम डायरेक्ट रख रहे हैं 0.9 गुड़े SB न्यू अपान SB ओल्ड। SB न्यू आपको कितना दिया है 50 MVA, ठीक है, ये 50 MVA अपान SB ओल्ड 25 MVA, ठीक, गुड़े KV ओल्ड अपन KV न्यू, KV ओल्ड आपको 33 दिया है, KV न्यू आपको कितना दिया है 11, तो 33/11 का होल स्क्वायर, यही होगा 0.9 गुड़े हो जाएगा 2 गुड़े 11 तिया 33, तो 11 तिया 33, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का 9 दूनी 18, 18 मतलब 0.9 कितना हो जाएगा 16.2 आपका हो जाएगा PU, 16.2 PU। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन देख लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर हम मिलेंगे। चलिए अगर देखते हैं एक आध क्वेश्चन और अगर हमारा सॉल्व हो जाता है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे आगे चल के हम, ठीक है, देखेंगे ही सारे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू। और वीडियो को प्लीज़ यार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि स्विच गियर प्रोटेक्शन की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।